जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 5 खाद्य संसाधन पौधे इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि मनुष्य को परपोषी इसलिए कहा जाता है कि वह शरीर के भीतर भोजन उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यानी कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है उसे परपोषी कहा जाता है, और जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। तो मनुष्य है वह भोजन स्वयं नहीं बनाता है, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है, तो इसीलिए मनुष्य को परपोषी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दाल, अनाज, सब्जियों और फल से हमें क्या प्राप्त होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है। दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है जिससे पेशियां बनती है। फल व सब्जियां विटामिन तथा खनिज प्रदान करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो हम लोग समझे कि अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, दाल से प्रोटीन प्राप्त होता है तथा फल एवं सब्जियों से हमें विटामिन तथा खनिज इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो ये सभी आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि हरित क्रांति का मुख्य कारण फसल के उत्पादन में कमी तथा अच्छे किस्म के बीजों की कमी को नियंत्रित कर फसल उत्पादन में वृद्धि करना तथा उन्नत खेती को प्रोत्साहन देना। तो समझिए कि हरित क्रांति लाने का मुख्य कारण यही था कि भारत में फसलों के उत्पादन में कमी हो रही थी। तो जैसे ही हरित क्रांति आया तो इससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इसका असर ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई दिया। इसमें गेहूं और चावल की उपज बहुत ही अधिक मात्रा में हुई, जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे, लिख लेंगे। प्रश्न है कि किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में उगने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। यानी कि वैसे फसल जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं उन्हें खरीफ फसल कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न है कि संकर फसल किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुन्नत फसल किस्म को संकर फसल कहते हैं। यानी कि जब दो पादप पौधों के बीच में संकरण करवाया जाता है, इसके फलस्वरूप एक नए किस्म के फसल का उत्पादन होता है, उसे ही कहा जाता है संकर फसल। अगला प्रश्न है पादप प्रजनन की परिभाषा लिखेंगे कि फसलों की समुन्नत प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन कहते हैं। प्रश्न है हरे पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है। लिखेंगे कि हरे पादपों को वृद्धि एवं विकास के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें संख्या पूछ रहा था तो यहाँ पे संख्या हो जाएगा कि 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म पोषक क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसे पादप पोषक जिनकी जरूरत केवल अल्प मात्रा में होती है, यानी कि कुछ कम ही मात्रा में होती है, उन्हें ही सूक्ष्म पोषक कहा जाता है। प्रश्न है खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है। यानी कि खाद के प्रयोग से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि खाद के अनुप्रयोग से मृदा को यानी कि मिट्टी को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जैसे कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम इत्यादि। 10 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली दो समस्याओं के नाम लिखें। तो देखिए पहला समस्या लिखेंगे कि खाद की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है, जिससे किसानों को उसके परिवहन एवं भंडारण में कठिनाई होती है। यानी कि खाद की आवश्यकता बहुत ही अधिक मात्रा में पड़ता है, जिसके कारण किसानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में या फिर भंडारण यानी कि उसको एक जगह रखने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है।
और दूसरा कि इसमें विशिष्ट पादप पोषकों की कमी होती है। इसमें पादप पोषक तत्व जितने भी होते हैं वे सभी समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यही हो जाएगा, इसकी दो समस्या आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट में केचुआ का पालन किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसान का मित्र किस जीव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की खेती से एक से ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? तो एक से ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है मिश्रित फसल या फिर मिश्रित खेती। तो आप लोग लिख सकते हैं। प्रश्न है, किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम लिखें। तो हम लोग समझते हैं कि मिश्रित खेती कहा किसे जाता है, तो जब किसी भी खेत में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है मिश्रित खेती। तो जैसे कि गेहूं और सरसों एक ही खेत में ये दोनों पौधे यदि एक ही साथ बोए जाएं तो इन्हें कहा जाता है मिश्रित खेती। दूसरा उदाहरण हो जाएगा टमाटर और मिर्च। तीसरा उदाहरण हो जाएगा जैसे आलू और बोड़ा। आप लोग और भी इसी तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न है कि मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करें, यानी कि इसका क्या महत्व होता है मिश्रित फसल उत्पादन का। इसका उत्तर लिखेंगे कि मिश्रित फसल उत्पादन यह खाद्य सुरक्षा को बढ़ाता है। जब एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है तो विभिन्न मौसम परिस्थितियों और रोगों के लिए उनका जोखिम कम हो जाता है। इससे उत्पादन स्थिर रहता है। और दूसरा कि एक फसल के नुकसान की स्थिति में दूसरी फसल बच सकती है, जिससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। अर्थात कि जब हमने एक ही खेत में दो फसल को एक साथ उगाया है तो यदि हमारा एक फसल का नुकसान हो जाता है तो इस स्थिति में दूसरी फसल बच सकती है, जिससे कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि पिंगलक या फिर पेस्ट क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि फसल पौधों की खेतों में खरपतवार, कीटों, जीवाणु, कवक आदि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होती है। समस्त रोगाणुओं के सम्मिलित रूप को ही पिंगलक कहते हैं, यानी कि जितने भी खरपतवार, कीट, जीवाणु, कवक इत्यादि होते हैं वे किसी न किसी प्रकार से फसलों को हानि पहुंचाते हैं। तो जितने भी फसलों को हानि पहुंचाने वाले रोग हैं उन सभी रोगों को ही कहा जाता है पिंगलक या फिर पेस्ट। अगला प्रश्न है कि एक कीट पिंगलक का नाम लिखें, यानी कि हमें एक जीव का नाम लिखना है जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो पहला हो जाएगा टिड्डी और दूसरा भृंग। तो आप लोग लिख लेंगे। ये जीव होते हैं जो पौधों में जब फल उत्पन्न होने लगता है तो ये जीव उसी फल को ही खा जाते हैं। प्रश्न है, खरपतवार क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि खेतों में फसलों के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी कि जब खेत में फसल उगाया जाता है तो उसके साथ में कुछ छोटे छोटे अलग से पौधे उग जाते हैं जिन्हें ही खरपतवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खरपतवार नाशी क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि खरपतवारों को विनाश करने वाले रसायनों को खरपतवार नाशी कहते हैं। यानी कि खेतों में फसलों के साथ कुछ अलग से छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं तो उन्हीं को खत्म करने के लिए कुछ रसायनों दवाइयों का उपयोग करके उन फसलों को खत्म किया जाता है। तो उन्हीं रसायनों को ही कहा जाता है खरपतवार नाशी। प्रश्न है, किसी दो आम खरपतवारों के नाम लिखें। तो ये रहा खरपतवारों के नाम, जैसे कि बथुआ, चौलाई, हिरनखुशी, ये सभी वैसे पौधे हैं जो फसलों के साथ बिना उगाए ही ये सभी पौधे स्वतः उग जाते हैं। इन्हें ही कहा जाता है खरपतवार। तो ये सभी हैं, आप लोग लिख लेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि रोगाणु पौधों में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट होते हैं, यानी कि प्रवेश करते हैं। लिखेंगे कि कुछ तो रोगाणु होते हैं जो मिट्टी द्वारा प्रवेश करते हैं, कुछ जल द्वारा, और कुछ रोगाणु होते हैं वे वायु के द्वारा भी प्रवेश कर जाते हैं। तो लिखेंगे कि मिट्टी, जल तथा वायु के द्वारा भी प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है कि पिंगलकनाशी का क्या कार्य है।
इसका उत्तर लिखेंगे कि कीटों को नाश करने वाला रसायन पीड़कनाशी कहलाता है। पीड़कनाशी का इसका अर्थ होता है कि पीड़कों या कीटों का नाश करने वाला रसायन, यानी कि उसको खत्म करने वाला रसायन है। आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है, भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो अजैविक कारकों के नाम लिखें। देखिए, पहला है नमी, जिसके कारण भंडारण के समय फसलों को हानि पहुंचता है। और दूसरा है तापमान, यदि किसी जगह का तापमान अधिक होगा तो इस कारण से भी वहां पर रखे गए अनाज को हानि पहुंच सकता है। तो ये दो हैं अजैविक कारकों में, तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है, भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो जैविक कारकों के नाम लिखें। तो देखिए, जैविक कारक यानी कि जीव जंतु में तो जैसे पहला हो जाएगा सूक्ष्म जीव, दूसरा कीट, तीसरा चूहा, चौथा चींटी इत्यादि हैं जो कि फसलों के भंडारण में जैविक कारक हो जाएंगे, जो कि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कारक हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है, धूमन किसे कहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि भंडारण की क्रिया में जैविक कारक को सूक्ष्म जीवों तथा रोगाणुओं से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार की रसायन एल्यूमिनियम फास्फाइड की बनी गोली को निश्चित मात्रा में डाला जाता है, जिसे धूमन कहते हैं। यानी कि अनाज का जब भंडारण किया जाता है तो उन्हें जैविक कारकों सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं से बचने के लिए एक विशेष प्रकार का गोली उसमें मिलाया जाता है, जो कि एल्यूमिनियम फास्फाइड का बना होता है। उसे ही कहा जाता है धूमन। कुछ लोग होते हैं जो अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें नीम का पत्ता इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं। लिखेंगे कि दूध के वृद्धि में हुई इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्वेत क्रांति। और जब फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसे नाम दिया गया हरित क्रांति। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला प्रश्न है, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है। अर्थात जब हम लोग दाल को खाते हैं तो दाल खाने से हमें क्या प्राप्त होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि दाल के उपयोग से, यानी कि दाल का जब हम लोग खाते हैं तो उससे हमें प्रोटीन का प्राप्त होता है, यानी कि उससे हमें प्रोटीन मिलता है। प्रश्न है, फास्फोरस किस प्रकार का पोषक तत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे कि फास्फोरस बृहत पोषक तत्व है। अगला प्रश्न है, गेहूं किस प्रकार का फसल है। इसका उत्तर लिखेंगे कि गेहूं है वह रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह रबी फसल है। प्रश्न है, गाजर घास किस प्रकार का पौधा है। इसका उत्तर लिखेंगे कि गाजर घास है वह खरपतवार के अंतर्गत आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह एक प्रकार का खरपतवार पौधा है। 30 नंबर प्रश्न है कि 2,4-D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि 2,4-D एक प्रकार का रसायन है जो कि खरपतवारों को नाश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रतिरोपित कर किस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि आनुवांशिकीय रूपांतरित पौधे। यानी कि जब एक पौधे का डीएनए दूसरे पौधे के डीएनए के साथ संयोग करके एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है, उसे ही कहा जाता है आनुवांशिकीय पौधे। तो इसमें रूपांतरित होता है, आनुवांशिकीय रूपांतरित पौधे में ये बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बनिक खेती में। कार्बनिक खेती एक ऐसा खेती होता है जिसमें ना ही किसी प्रकार का रासायनिक उर्वरक, ना ही किसी प्रकार का पीड़कनाशी अथवा रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे कार्बनिक खेती। प्रश्न है, सल्फर किस प्रकार का पोषक तत्व है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सल्फर एक प्रकार का बृहत पोषक तत्व है
तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहत पोषक तत्व। अब इसका लास्ट प्रश्न है, खेतों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि खेतों में फसलों के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं, यानी कि अलग से पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो उन खरपतवारों को खेत से अलग हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे निराई कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा निराई। उस प्रक्रिया का नाम ही होता है निराई। तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।